ज्योत्सना प्रकाश आकरे नागपुर की रहने वाली थीं। उसकी उम्र 29 साल थी। वह महाराष्ट्र के नागपुर बेसा चौक के पास एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट के साथ रहती थीं। 28 अगस्त 2024 की रात 8:30 बजे वह किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकलीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। रूममेट और परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की। फोन ऑन था, लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। आखिर थक हार कर 29 अगस्त को ज्योत्सना के भाई ने नागपुर के बेलतरोड़ी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन या किसी से बातचीत का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 20 दिन बाद फिर ज्योत्सना के भाई ने पुलिस थाने में दोबारा शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज किया। ज्योत्सना एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला थीं। वह नागपुर के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करती थीं। उनका अचानक गायब हो जाना और 20 दिनों तक किसी से संपर्क न करना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ज्योत्सना के फोन की लोकेशन अलग अलग समय पर नागपुर के बाहर के इलाकों में दिख रही थी, लेकिन फोन बंद था। पुलिस ने ज्योत्सना के जानने वालों की सूची तैयार की और जांच के दौरान अजय वानखेड़े नामक व्यक्ति का नाम सामने आया। अजय वानखेड़े एक फौजी था और उसकी पोस्टिंग नागालैंड में थी। मूल रूप से नागपुर का ही रहने वाला था। अजय वानखेड़े की ज्योत्सना से मुलाकात एक शादी.com साइट पर हुई थी और दोनों तब से एक दूसरे को जानते थे। ज्योत्सना और अजय दोनों शादी.com पर करीब 1.5-2 साल पहले मिले थे। दोनों के परिवार का भी एक दूसरे से परिचय हुआ था। अजय वानखेड़े नागपुर के कैलाश नगर में रहता था और वह नागालैंड में पोस्टेड था। असल में अजय की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं और वह अपनी तीसरी बीवी की तलाश में था, जबकि ज्योत्सना का भी पहले एक बार तलाक हो चुका था। नागपुर पुलिस अब अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तब तक पुलिस को यह पता चला कि अजय वानखेड़े डायबिटीज की शिकायत को लेकर पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्योंकि अजय पुलिस की रडार पर आ चुका था, नागपुर पुलिस ने आर्मी हॉस्पिटल से अजय पर नजर रखने की रिक्वेस्ट की और कहा कि उसका जब भी अस्पताल से डिस्चार्ज होगा उसे नागपुर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मगर इतना होने के बावजूद अजय अस्पताल वालों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को यकीन हो गया कि ज्योत्सना की गुमशुदगी से अजय का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। इस बीच पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब अजय ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। दोनों ही अदालतों से उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई। तब आखिरकार उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो ज्योत्सना की गुमशुदगी को लेकर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस को 3 वजह से अजय पर शक हुआ और वह शक सही निकला। पहली वजह यह थी कि अजय उन्हीं दिनों अस्पताल में भर्ती था जिन दिनों ज्योत्सना गायब हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि गुमशुदगी के दिन यानी 28 अगस्त को दोनों के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन एक ही जगह पर थी। तीसरी वजह यह थी कि अजय की ज्योत्सना के अलावा कई और गर्लफ्रेंड्स थीं। इन वजह से पुलिस को उसकी हरकतों पर शक हुआ और वह प्राइम सस्पेक्ट बन गया। जांच के दौरान पता चला कि अजय अपनी तीसरी पत्नी की तलाश में था। उसकी पहले ही 2 शादियां हो चुकी थीं और दोनों का तलाक हो गया था। वहीं ज्योत्सना अपने दूसरे पति की तलाश में थी। दरअसल ज्योत्सना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद अजय वानखेड़े ही था। अजय ने हत्या की बात कबूल करने के साथ ही उसकी लाश को एक जंगल में दफनाने की बात कही। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागपुर के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुनसान जगह से ज्योत्सना की जमीन में दफन सड़ी गली लाश बरामद कर ली। अजय ने ज्योत्सना की लाश जहां दफनाई थी उस जगह को उसने सीमेंट डालकर सील कर दिया था ताकि किसी भी कीमत पर लाश का राज ना खुले। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम की तरह अजय वानखेड़े ने इस मर्डर की प्लानिंग की थी। 2 सालों के रिलेशन के बाद अजय ज्योत्सना से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ज्योत्सना अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी।
ऐसे में अजय ने उससे बातचीत बंद कर दी। लेकिन जब ज्योत्सना ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो वो घबरा गया। 28 अगस्त को उसने पहले अपनी मां के मोबाइल से ज्योत्सना को कॉल करके नागपुर के वर्धा रोड पर मिलने बुलाया। इसके बाद दोनों रात को नागपुर के ही एक होटल में रुके। फिर होटल से निकलकर घूमने जाने के बहाने शहर से बाहर की तरफ निकल गए। रास्ते में एक टोल प्लाजा के पास अजय ने ज्योत्सना को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। आगे एक सुनसान जगह पर उसने पहले ज्योत्सना की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दफना दिया। इसके लिए उसने आधी रात को ही न सिर्फ जंगल में गड्ढा खोदा, बल्कि अपने साथ ले गए सीमेंट से लाश वाले गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद उसने सभी को उलझाने के लिए वो काम किया जो फिल्म दृश्यम में था। कत्ल के बाद उसने ज्योत्सना का मोबाइल फोन एक चलते ट्रक में फेंक दिया और इससे पुलिस ज्योत्सना की लोकेशन को लेकर उलझन में रही। तीसरी और हैरान करने वाली साजिश उसकी इस वारदात के तुरंत बाद खुद को पुणे के अस्पताल में भर्ती दिखाने की थी, ताकि कोई भी उस पर वारदात में शामिल होने को लेकर शक न कर सके। मगर इतनी कोशिश करने के बावजूद आखिरकार पुलिस ने उसकी हरकतें, उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, उसकी लोकेशन और ज्योत्सना के घर वालों के बयान के आधार पर उसे पकड़ ही लिया। दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें। वैसा तो सजा देने का काम कानून का है, फिर भी उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट जरूर करें।